हेलो एवरीवन, वेलकम टू S1 कोचिंग सेंटर। आज के वीडियो में हम लोग एक बार फिर से बायोलॉजी की क्लास में एक नई टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, जिसमें आज के वीडियो में हम लोग रक्त ब्लड के बारे में जानेंगे। किसके बारे में? रक्त ब्लड के बारे में, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और भी बायोलॉजी का जितना टॉपिक हो चुका है उसका वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन या फिर चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम लोग ब्लड के बारे में जानते हैं डिटेल से। देखिए, सबसे पहला है कि रक्त क्या है? तो रक्त एक प्राकृतिक कोलाइड मतलब क्या होता है? कोलाइड मतलब होता है गाढ़ा चीज, कोई भी मोटा लिक्विड चीज जो होता है वो कोलाइड होता है। और कोलाइड के बारे में और भी हम लोग डिटेल से केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हल्का फुल्का जान लेते हैं कि जो कोलाइड होता है वो क्या होता है कि किसी भी लिक्विड को अगर हम उसको छानते हैं तो ऊपर में मोटा सा कुछ कण रह जाता हो तो वो होता है एक कोलाइड। तो रक्त भी क्या है? एक कोलाइड है। जैसे आप मान लेते हैं कि दूध वगैरह या फिर चाय वगैरह जब छलनी से छानते हैं तो क्या करते हैं, देखते हैं कि ऊपर में कुछ रह जाता है, कुछ मोटा मोटा कण जैसा, तो वो क्या है? एक चाय दूध सब का एक कोलाइड है। तो वही है कोलाइड। रक्त भी एक प्रकार का क्या है? कोलाइड है। एक गाढ़ा नेचुरल प्राकृतिक पदार्थ है ये भी। संयोजी ऊतक मतलब क्या होता है कि बहुत से भागों में वो क्या करना, सबको जोड़ के रखना। तो ठीक है, तो रक्त भी क्या है? संयोजी ऊतक जो पूरे शरीर में फैला हुआ रहता है। इसका पीएच मान कितना? तो इसका पीएच मान जो है वो 7.4। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। और रक्त जो है एक क्षारीय होता है। रक्त कैसा होता है? क्षारीय होता है। जिसमें से देखिए कि एक स्वस्थ मानव में जो रक्त होता है वो कितना होता है? 5.5 लीटर होता है। कितना? 5.5 लीटर होता है एक स्वस्थ मानव में ब्लड, 5.5 लीटर। लेकिन एक महिलाओं में क्या होता है? वो आधा लीटर कम होता है। मतलब पुरुष की कंपेयर में क्या होता है? आधा लीटर कम होता है। तो महिलाओं में कितना होगा? अगर पुरुष में 5.5 लीटर ब्लड होगा तो महिला में कितना होगा? 5 लीटर ब्लड होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि जो कुल भार का 7% होता है ब्लड। कोई भी जो मनुष्य होता है उसका जो पूरा भार होता है, पूरे भार का 7% होता है कितना? उसका ब्लड होता है। ठीक। फिर है कि रक्त जो है वो अलग अलग पोषक पदार्थ तथा गैसों का परिवहन करता है। रक्त क्या क्या काम है शरीर में? तो रक्त का काम है कि कोई भी पोषक पदार्थ जो हम लोग खाना खाते हैं और खाना से जो एनर्जी वगैरह मिलता है, जैसे विटामिन सी हो गया, विटामिन डी हो गया, विटामिन ई हो गया, विटामिन के हो गया, कुछ भी पोषक पदार्थ का जो हम लोग को मिलता है उस सबको पूरे शरीर में फैलाने का काम कौन करता है? रक्त ही करता है। या फिर गैसों का परिवहन, जैसे हम लोग सांस के रूप में ऑक्सीजन वगैरह लेते हैं तो पूरे ऑक्सीजन को शरीर के पूरे भागों में फैलाने का भी काम कौन करता है? तो ये रक्त करता है। ठीक है। फिर से यहाँ पे क्या है? रक्त का निर्माण जो है कुल भ्रूण, मतलब भ्रूण में क्या होता है कि एक बच्चा, जो बच्चा जन्म नहीं लिया हो, जो पेट के अंदर हो, तो वो भ्रूण कहलाता है। तो भ्रूण में जो रक्त का निर्माण होता है कहाँ होता है? मेसोडर्म में होता है। अरे मेसोडर्म क्या होता है? तो जान लीजिए कि मेसोडर्म क्या होता है। जब कोई भ्रूण जो पेट के अंदर होता है तो उसका जो अंग होता है पेट के अंदर में, तो 3 परत में बंटा रहता है। ठीक है। पहला लेयर उसका कहलाता है एक्टोडर्म, बाहरी लेयर कहलाता है। अंदर का परत कहलाता है इंडोडर्म, और एक्टो और इंडो के बीच में एक लेयर पाया जाता है, उसको कहते हैं मेसोडर्म। और वही मेसोडर्म में क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है एक भ्रूण में। और वयस्क मानव में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो वयस्क मानव में रक्त का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में होता है। ठीक है। उसके बाद रक्त प्लीहा या तिल्ली में जमा रहता है। रक्त जो है कहाँ जमा रहता है? प्लीहा या तिल्ली में, जिसको हम लोग स्प्लीन बोलते हैं। ये कहाँ रहता है? ये रहता है कि पेट, जिसको उदर बोलते हैं, उदर का ही एक भाग रहता है, उसमें एक बना हुआ अंग रहता है, उसका नाम है प्लीहा, स्प्लीन। वहीं पर ब्लड जाके क्या होता है? जमा रहता है। ये किडनी वृक्क में जमा नहीं रहता है। अगर वहां जमा रहेगा तो हार्ट अटैक हो जाएगा और मर सकता है कोई भी इंसान। तो इसलिए कहाँ रहता है जमा? स्प्लीन तिल्ली में रहता है, प्लीहा में रहता है, रक्त जाके जमा रहता है। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं कि स्प्लीन को, प्लीहा को क्या कहा जाता है? ब्लड बैंक कहा जाता है। ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तिल्ली को, स्प्लीन को कहा जाता है। फिर देखिए कि रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है? परिसंचरण का मतलब होता है कि पूरे शरीर में ट्रांसपोर्ट करना, कोई भी जो चीज होता है उसको पूरे शरीर में फैलाना, परिसंचरित करना, वो कहलाता है रक्त। तो रक्त का परिसंचरण ये हुआ, पूरे रक्त जो है पूरे शरीर में परिसंचरण होता है। इसके बारे में खोज किसने किया था? ये किया था विलियम हार्वे ने। किसने? विलियम हार्वे ने किया था रक्त परिसंचरण की खोज। फिर देखें कि रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? कोई भी तेलीय पदार्थ, वसा वाला चीज जो हम लोग खाते हैं तो वो फैटी का काम करता है, वसा का काम करता है, जो शरीर में क्या करता है? मोटापा बढ़ाता है। और वो होता है एक रक्त में कोलेस्ट्रॉल का समांतर कितना होता है? वो 180 से 200 ग्राम होता है। ठीक है। फिर देखिए कि जो ब्लड होता है इसको हम लोग किस किस भागों में बांटा गया है इसके जानते हैं। तो देखिए ब्लड जो 2 भागों में बांटा गया, एक कहलाता है प्लाज्मा, दूसरा कहलाता है रुधिराणु या रक्त कण जिसको बोलते हैं।
तो देखिए प्लाज्मा का मतलब क्या होता है, तो ये एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। जैसे अगर हम बोलेंगे कि जो चाय होता है, चाय जब बनाते हैं तो चाय बनाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं, उसमें पानी मिलाते हैं, दूध मिलाते हैं, चीनी मिलाते हैं, चायपत्ती मिलाते हैं। तो इतना चीज़ों को मिलाने के लिए क्या करते हैं हम लोग, चाय बनाते हैं। तो वही बात है यहाँ पे, जो पानी मिलाते हैं तो पानी मतलब हुआ प्लाज्मा यहाँ पर। अब बाकी जो दूध, चाय, चीनी ये सब हो गया रुधिराणु या रक्तकण हो गया। ठीक है, तो वही है ब्लड में जो लिक्विड, पूरे लिक्विड वाला पदार्थ है वो है प्लाज्मा कहलाता है। अब बाकी जो हल्का हल्का कण जैसा पदार्थ मिला होता है वो कहलाता है रुधिराणु या रक्तकण कहलाता है। तो प्लाज्मा कितना होता है ब्लड में, ब्लड में प्लाज्मा होता है 55 से लेकर के 60%। ठीक है, और सबसे ज्यादा होता है। फिर ये प्लाज्मा दो प्रकार का होता है, प्लाज्मा में दो चीज पाई जाता है, दो प्रोटीन पाया जाता है प्लाज्मा में। वो प्रोटीन का नाम है फाइब्रिनोजेन और एक है प्रोथ्रोम्बिन। ये दोनों प्रोटीन है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि फाइब्रिनोजेन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, कहाँ, प्लाज्मा में, या फिर प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, ये भी कहाँ, प्लाज्मा में पाया जाता है। उसके बाद रुधिराणु जिसको हम लोग रक्तकण बोलते हैं, जो कण होता है, तो ये 40 से लेकर के 45% होता है। ये 3 भागों में बटा रहता है रक्तकण। कौन कौन, एक आरबीसी जिसको हम लोग क्या होते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस बोलते हैं। एक होता है डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कॉर्पस बोलते हैं। हर एक होता है प्लेटलेट्स जिसको हम लोग थम्ब्रोसाइट कहते हैं। इसमें थम्ब्रोसाइट रहता है, डब्ल्यूबीसी में ल्यूकोसाइट रहता है, और आरबीसी में क्या रहता है, एरिथ्रोसाइट रहता है। ठीक, चलिए एक एक करके अब डिटेल से जानते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले है कि रक्त प्लाज्मा। प्लाज्मा यह रक्त का एक महत्वपूर्ण भाग है। इसका जो है 90% भाग क्या है, जल है। ठीक है, और 10% भाग में क्या है, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। रक्त जो है प्लाज्मा में क्या है, जो 90% जो है वो सिर्फ जल है, अब बाकी 10% में प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। प्लाज्मा में पाए जाने वाले जो प्रोटीन है वो फाइब्रिनोजेन तथा प्रोथ्रोम्बिन होता है। वही बताए कि प्लाज्मा में मुख्य रूप से 2 प्रोटीन पाए जाता है। कौन कौन, एक फाइब्रिनोजेन और दूसरा प्रोथ्रोम्बिन। यह दोनों प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। अब यह दोनों प्रोटीन का क्या काम है, जो रक्त में जो थक्का बनता है या रक्त जो जमता है वो दोनों को जमाने में या थक्का बनाने में मदद करता है। कौन, यही दोनों फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि रक्त को थक्का बनाने के लिए कौन सा प्रोटीन का प्रयोग किया जाता है, तो कौन सा प्रयोग किया जाता है, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद देखिए सीरम। सीरम क्या होता है, तो जब रक्त प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो शेष बचा हुआ रक्त हो जाता है वही सीरम कहलाता है। जब रक्त का प्लाज्मा जो होता है उसमें जो फाइब्रिनोजेन नामक ये प्रोटीन जो होता है इसको अगर हम निकाल लेते हैं तो उसके बाद उसमें जो शेष बच जाता है तो वही क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। ठीक है, सीरम जो है हल्के पीले रंग का होता है। सीरम का रंग कैसा होता है, हल्का पीला रंग का होता है। बीमारियों की जो जांच होता है, कोई भी जो डॉक्टर होता है वो जब बीमारी की जांच करता है ब्लड के थ्रू तो वो सीरम से ही करता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि एक वही रुधिकम कणिका या रुधिराणु जिसको बोलते हैं हम लोग, जिसको कॉर्पल्स बोलते हैं। तो यह क्या है, रक्त का कणिकीय भाग है। कणिक में वही बताया कि कण वाला भाग होता है। यह 3 भागों में बटा है। पहला आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पल्स, लाल रक्त कणिका जिसको बोलते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए रुधिराणु का 99% भाग जो है वो आरबीसी होता है। जो रुधिराणु होता है, जो कॉर्पल्स होता है, उसका 99% भाग जो है क्या है, वो 99% भाग सिर्फ आरबीसी होता है। आरबीसी का कुल संख्या कितना है, आरबीसी का कुल संख्या 5 मिलियन या फिर 50 लाख होता है। सबसे ज्यादा होता है तीनों में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स में सबसे ज्यादा क्या होता है, वो आरबीसी होता है, जिसकी संख्या 5 मिलियन या 50 लाख होती है। उसके बाद आरबीसी में केंद्रक तथा लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। जो आरबीसी होता है, रेड ब्लड कॉर्पल्स होता है, इसमें केंद्रक और लाइसोसोम नहीं पाया जाता। केंद्रक क्या होता है, वही जो कोशिका सेल होता है, सेल के अंदर जो केंद्रक पाया जाता है। तो हर सेल के लगभग के अंदर, सेल के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाता है। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है और लाइसोसोम भी नहीं होता इसमें। उसके बाद देखिए कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। देखिए ये दूसरा नाम है कि आरबीसी को एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं। यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि आरबीसी को और एक क्या नाम से जाना जाता है, तो आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं। आरबीसी का जीवन काल कितना हो सकता है, तो आरबीसी का जीवन काल होता है 120 दिन। इसका निर्माण कहाँ होता है, इसका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है। और भ्रूण अवस्था में इसका निर्माण कहाँ होता है, जब भ्रूण अवस्था में आरबीसी का निर्माण होता है यकृत, लीवर में होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए कि खराब हुई आरबीसी, जब कोई खराब हो जाता है आरबीसी तो वो स्प्लीन तथा यकृत में जाके नष्ट हो जाता है। जो स्प्लीन होता है वही बताइए, स्प्लीन क्या है, ब्लड बैंक कहलाता है। तो वहां पर जाकर के क्या होता है, या फिर यकृत में जाकर के नष्ट हो जाता है। कौन, आरबीसी। ठीक,
स्प्लीन को आरबीसी का कब्र कहा जाता है, इसीलिए कब्र कहा जाता है क्योंकि स्प्लीन ही ऐसा है, जब कोई आरबीसी अगर मर जाता हो, डेड हो जाता हो, तो वो जाकर के कहाँ पर नष्ट हो जाता है, वो स्प्लीन में जाकर के वो नष्ट हो जाता है। इसीलिए स्प्लीन को ही क्या कहा जाता है, आरबीसी का कब्र कहा जाता है, ग्रेवयार्ड कहा जाता है। आरबीसी का आकार कैसा होता है, आरबीसी का आकार गोल होता है। ठीक, उसके बाद है कि आरबीसी का मुख्य काम क्या है, तो आरबीसी का मुख्य काम है ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करना। रेड ब्लड कॉर्पल्स का मुख्य काम क्या होता है, तो इसका मुख्य काम होता है क्या कि O2 ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करना, परिवहन करने का काम करता है ये। उसके बाद देखिए कि जो आरबीसी होता है, आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसीलिए हीमोग्लोबिन के कारण ही क्या होता है, इसका कण लाल होता है। और डब्ल्यूबीसी में हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता, इसीलिए उसका रंग सफेद हो जाता है। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन क्यों बनता है, कैसे बनता है हीमोग्लोबिन रक्त, तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, मतलब लोहा जितना पाया जाता है, इसीलिए वो हीमोग्लोबिन बनता है। तो हीमोग्लोबिन बनने के लिए क्या जरूरी है, लोहा, आयरन जरूरी है। उसके इसीलिए देखिएगा कि पुरुष में जो होता है हीमोग्लोबिन महिलाओं की कंपेयर में क्या होता है, ज्यादा होता है, हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है क्योंकि उसके शरीर में आयरन ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए उसमें ताकतवर ज्यादा होता है महिलाओं के कंपेयर में। तो यह कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन तथा CO2 का परिवहन करता है। हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन का काम है ऑक्सीजन, O2 और CO2 का परिवहन करना। फिर देखिए कि पुरुष में हीमोग्लोबिन का स्तर कितना होता है, 149 मीटर प्रति 100 ml में होता है। तो पुरुष में जो हीमोग्लोबिन का स्तर होता है वो कितना होता है, 149 मीटर प्रति 100 ml में होता है। ठीक है, महिलाओं में इसके कंपेयर में क्या होता है, हल्का कम होता है। फिर कि हीमोग्लोबिन की कमी के कारण ही क्या होता है, एनीमिया, अरक्तता नामक रोग होता है। अगर किसी में की हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है तो उसमें बहुत से रोग दिखने लगता है, जैसे एनीमिया रोग हो जाने लगता है, अरक्तता इसको बोलते हैं। तो ये सब रोग किसके कारण होता है, हीमोग्लोबिन की कमी के कारण। उसके बाद देखिए WBC, व्हाइट ब्लड कॉर्पल्स, श्वेत रक्त कणिका इसको बोलते हैं। इनकी संख्या कितना होता है, इनकी संख्या 8000 से 10,000 के बीच होता है। ठीक है, ये डॉक्टर जब चेक करता है हमेशा देखता है कि 10,000 8,000 के बीच में तब है, 8,000 से 10,000 के बीच में है तो फिर ठीक है। अगर इससे ज़्यादा ऊपर है तो फिर बहुत डेंजर खराब स्थिति है। अगर उससे ऊपर है तब तो और अच्छा स्थिति में है वो। अगर 10,000 से अगर किसी को और ज़्यादा अगर हो जाए तो उसका तो इम्यूनिटी पावर बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। अगर इससे बहुत कम हो जाए, 6,000 5,000 के अगर बीच में किसी का आएगा तो इसका सोच लो उसका इम्यूनिटी पावर क्या बहुत कमजोर हो चुका है, व्हाइट ब्लड सेल की संख्या बहुत घट चुका है उसमें। तो वही होता है कि WBC की संख्या कितना, तो 8,000 से 10,000 के बीच में होता है। और RBC का संख्या कितना है, RBC की संख्या है 5 मिलियन या फिर 50 लाख। उसके बाद देखिए कि WBC में इनमें केंद्रक होता है, RBC में केंद्रक नहीं होता है, WBC में केंद्रक होता है। ठीक है, RBC में हीमोग्लोबिन होता है, WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। उसके बाद WBC में उसके बाद क्या है कि जिसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, जिस कारण सफेद रंग का होता है, वही बताया अभी कि हीमोग्लोबिन जिसमें रहेगा तो वो लाल होगा, हीमोग्लोबिन नहीं रहेगा तो सफेद हो जाएगा। तो WBC में हीमोग्लोबिन नहीं होता, इसीलिए क्या होता है, सफेद रंग का हो जाता है। फिर देखें कि WBC का आकार जो है वो अनियमित है। जैसे हम बताए अभी कि RBC का आकार कैसा है, तो RBC का आकार गोल है, लेकिन WBC का आकार कोई फिक्स नहीं है, इसका अनियमित है, इरेगुलर है। WBC का निर्माण कहाँ होता है, तो WBC का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। ठीक है, इसका जीवन काल कितना है, तो WBC का जीवन काल 4-5 दिन का होता है मात्र। ठीक, उसके बाद देखिए दोनों का अगर रेशियो निकालना हो तो RBC अगर 600 है तो WBC कितना 1 हो जाएगा। तो बहुत कम है बहुत कम है WBC RBC के कंपेयर में। उसके बाद देखिए कि WBC को ल्यूकोसाइट कहते हैं, WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट कहते हैं। और RBC को क्या कहते थे, RBC को एरिथ्रोसाइट कहते थे। ठीक है, उसके बाद देखिए कि WBC हमें संक्रमण बीमारी से बचाता है। WBC का काम क्या है, संक्रमण वगैरह बीमारियों वगैरह से बचाने का काम करता है, रोगों से हमारी रक्षा करने का काम करता है। ठीक है, फिर देखिए कि WBC कई प्रकार के होते हैं, WBC कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन, तो देखिए ये होता है स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों का मुख्य काम क्या है, बैक्टीरिया का भक्षण, बैक्टीरिया का मारने का काम करता है ये तीनों, स्नोफिल्स, बेसोफिल्स और न्यूट्रोफिल्स। ये तीनों का मुख्य काम क्या है, तो बैक्टीरिया का भक्षण करने का मुख्य काम है इसका। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीज जो है वो है मोनोसाइट। यह सबसे बड़ा अंग होता है WBC का, कौन, मोनोसाइट। ठीक, उसके बाद एक होता है लिम्फोसाइट। कौन होता है, लिम्फोसाइट, जो एंटीबॉडी का निर्माण तथा जीवाणु को नष्ट करने का काम करता है। लिम्फोसाइट का क्या काम है, एंटीबॉडी का निर्माण करना और जीवाणु को नष्ट करना। मतलब समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति के अंदर अगर कोई वायरस अगर अंदर घुस जा रहा हो तो क्या होता है, उस वायरस को मारने का काम कौन करता है, वो करता है लिम्फोसाइट। ठीक है, तो अगर किसी के अंदर अगर वो लिम्फोसाइट अगर मर गया हो तो फिर क्या होगा, वो उसके अंदर जो WBC की जो कैपेसिटी है जीवाणु से लड़ने की वो घट जाएगा, ना के बराबर होगा।
तो लिम्फोसाइट का मुख्य काम क्या है? तो एंटीबॉडी का काम करना, जीवाणु को नष्ट करने का काम करना है। फिर है कि लिम्फोसाइट में टी सेल तथा बी सेल पाया जाता है। टी सेल, यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि टी सेल किसमें पाया जाता है? टी सेल किसमें पाया जाता है? लिम्फोसाइट में। बी सेल भी किसमें पाया जाता है? ये भी लिम्फोसाइट में पाया जाता है। बीमारियों से मुख्य रूप से रक्षा प्रतिरक्षा टी सेल करता है, और जो बीमारी वगैरह जो जैसे कि कोई वायरस वगैरह घुस गया किसी के शरीर के अंदर, तो उस बीमारियों से रक्षा करने का मुख्य काम कौन करता है? वो टी सेल करता है, जो कहाँ पाया जाता है? लिम्फोसाइट में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि HIV में टी सेल नष्ट हो जाता है। अगर किसी को HIV वगैरह हो गया हो, एड्स हो गया हो, तो वहां पर क्या होता है कि जो टी सेल होता है वो नष्ट हो जाता है, इसीलिए वो बीमारी हो जाता है। तो इसलिए कोई उपाय नहीं है ठीक होना उसका, तो मुख्य काम यही है इसका। उसके बाद देखिए तीसरा है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जिसको हम लोग बिम्बाणु बोलते हैं, इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। प्लेटलेट्स को बिम्बाणु बोलते हैं, इसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। यह रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। इसका मुख्य काम क्या है? इसका मुख्य काम है कि रक्त को थक्का बनाना। रक्त को थक्का बनाने का मुख्य काम किसका है? तो प्लेटलेट्स का है। अतः यह रक्त के बहाव को रोकता है। अगर कहीं कुछ कट उट जाता हो तो जो रक्त बाहर निकलने लगता है, तो उस बहाव को रोकने का काम करता है कौन? प्लेटलेट्स, बिम्बाणु करता है। यह रंगहीन होता है, यह जो है रंगहीन होता है, कोई रंग नहीं होता इसका। इसका जीवन काल कितना होता है? इसका जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। प्रति घन मीटर में इसकी संख्या 2 से 3 लाख होती है। प्लेटलेट्स की संख्या कितना होता है? 2 से 3 लाख होता है। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा क्या होता है? सबसे ज्यादा आरबीसी होता है, उसके बाद क्या होता है? प्लेटलेट्स होता है, उसके सबसे कम कौन होता है? WBC होता है। ठीक, फिर देखा कि डेंगू वगैरह बीमारी जो होता है, जो डेंगू बीमारियों में इसकी संख्या कितना होता है? 80,000 से भी कम हो जाता है। अगर किसी को डेंगू बीमारी अगर हो जाता हो तो उसकी संख्या 80,000 से भी कम हो सकता है, या 80,000 से कम हो जाता है। इसीलिए उस व्यक्ति में क्या था? कमजोरी बहुत ज्यादा आ जाता है। ठीक है, चल फिर नहीं सकेगा वो, अगर वो हो गया डेंगू बीमारी हो जाता है, क्योंकि उसकी संख्या प्लेटलेट्स की संख्या भी वो क्या बहुत कम हो जाता है। फिर देखें कि रक्त का काम, रक्त का मुख्य काम क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए रक्त क्या करता है? तो पचे भोज्य पदार्थ जो होता है उसको परिवहन करता है। रक्त का मुख्य काम क्या है? कि हम लोग जो भोजन करते हैं और भोजन जब पच जाता है तो पचा हुआ भोज्य पदार्थ को परिवहन कराने के काम कौन करता है? तो रक्त करता है। फिर रक्त हार्मोन CO2 और O2 का परिवहन करता है। रक्त जो हार्मोन क्या करता है? CO2 O2 ये सब का परिवहन का काम करता है। रक्त उत्सर्जित पदार्थों का निष्कर्षण भी करता है। रक्त क्या करता है? उत्सर्जित पदार्थ का निष्कासन करता है। ठीक, फिर कि रक्त तापमान को भी नियंत्रित करता है। रक्त का मुख्य काम ये भी है कि तापमान को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना। यही कारण है कि मलेरिया बुखार स्प्लीन प्रभावित होने के कारण शरीर का तापमान गिर जाता है। यही कारण है कि जब मलेरिया बुखार आता है तो स्प्लीन प्रभावित होता है। उसमें मलेरिया बुखार में क्या था? स्प्लीन प्रभावित होता है, जिसके कारण क्या था? शरीर का तापमान क्या था? गिर जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए लसीका, जिसको हम लिम्फ बोलते हैं। लसीका यह क्या है? तो यह हल्के पीले रंग का होता है। लसीका कैसा होता है? हल्का पीला रंग का होता है। इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। शरीर में बहुत सारी लसीका ग्रंथि पाई जाती है। शरीर में बहुत सारे ऐसा होता है जो लसीका ग्रंथि पाई जाती है, जिससे लसीका निकल करके आगे प्रवाहित होता है। जिस लसीका ग्रंथि से लसीका निकल के क्या होता है? आगे प्रवाहित होने लगता है। लसीका का प्रवाह केवल एक ही दिशा में होता है। लसीका जब लसीका ग्रंथि से निकलता है तो उसका प्रवाह जो होता है वो एक ही दिशा में होता है। अतः यह कोशिकाओं से हृदय की ओर जाता है। लसीका जो है किधर से किधर जाता है? तो एक जितने भी शरीर में कोशिकाएं होता है वो सब कोशिकाओं से वो हृदय हट की ओर आता है। ठीक, फिर है कि लसीका शरीर को संक्रमण से भी बचाती है। लसीका मुख्य काम क्या है? संक्रमण से भी बचाने का मुख्य काम है किसका? लसीका का। तथा शरीर में अतिरिक्त जल को अवशोषित कर लेता है कौन? लसीका। शरीर में जो अतिरिक्त जल अगर हो जाता हो कभी कभी तो उसको अवशोषित करने का भी काम करता है ये लसीका। फिर है कि लसीका में O2 की अपेक्षा CO2 ज्यादा होता है। लसीका में क्या होता है कि O2 ऑक्सीजन की अपेक्षा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 ज्यादा हो जाता है। फिर है कि यह घाव का भरने का भी काम करता है। जो लसीका होता है, जो घाव वगैरह होता है उसको भरने का भी मुख्य काम कौन करता है? लसीका करता है। यह रक्त में RBC तथा प्लेटलेट्स के अंदर नहीं पाया जाता है। यह जो रक्त होता है, रक्त में जो RBC और प्लेटलेट्स होता है इसके अंदर लसीका नहीं पाया जाता है। ठीक, पोलियो बीमारी में लसीका तंत्र प्रभावित होता है। इसलिए जब किसी को पोलियो बीमारी हो जाता है तो उसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो लसीका तंत्र प्रभावित हो जाता है। ठीक, चलिए अब जानते हैं कि रक्त का थक्का जमना या बनना। तो रक्त का जो थक्का है वो कैसे बनता है? तो देखिए शरीर में किसी कटी स्थान पर रक्त का जम जाना ही रक्त का थक्का या क्लोटिंग कहलाता है। क्या बोलता है कि शरीर में अगर कहीं कोई स्थान पर अगर कट गया हो तो वहां पे कटे हुए भाग पर रक्त का जम जाना या रक्त का थक्का बनना ही क्या कहलाता है? रक्त का थक्का या क्लोटिंग कहलाता है।
फिर है कि रक्त का थक्का 2 से 5 मिनट रक्त के थक्का बनाने की क्रिया को, अगर रक्त का थक्का बनने में अगर वो 2 से 5 मिनट ले रहा है तो उस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, उस पूरे प्रक्रिया को क्या कहेंगे, उस पूरे प्रक्रिया को हम लोग कहेंगे कैस्केस, जिसको कैस्केड प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक। फिर देखें कि रक्त का थक्का निम्न क्रिया के द्वारा बनता है। रक्त का थक्का जो बनता है वो कैसे बनता है, इसके बारे में जल्दी जानते हैं हम लोग। तो देखिए, जब कहीं कटा है तो शरीर से रक्त बाहर आता है। जैसे अगर कहीं कोई कट गया हो तो शरीर से क्या होता है, रक्त बाहर आने लगता है, और रक्त वायु के संपर्क में आता है, और जो रक्त बाहर आने लगता है तो वो रक्त क्या होता है, बाहर के वायु से संपर्क हो जाता है वो, जिस कारण रक्त में उपस्थित थ्रोम्बोसाइट थर्मोप्लास्टिन में बदल जाता है। जिस कारण से क्या होता है, जो रक्त में पहले से जो उपस्थित रहता है थ्रोम्बोसाइट, वो थर्मोप्लास्टिन में बदल जाता है। कब? जब वह वायु के संपर्क में आता है तो। ठीक है, जब वह रक्त वायु के संपर्क में आता है तो उसमें जो उपस्थित रहता थर्मोसाइट वो थर्मोप्लास्टिन में बदल जाता है। फिर है कि यह थर्मोप्लास्टिन जो है वो कैल्शियम से क्रिया करके रक्त में पहले से उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। फिर क्या है कि यह थर्मोप्लास्टिन क्या करता है कि कैल्शियम से अभिक्रिया कर लेता है, कैल्शियम CaC, और रक्त में पहले से जो उपस्थित रहता प्रोथ्रोम्बिन उसको थ्रोम्बिन में बदल देता है। फिर ठीक है, फिर क्या करता है कि यह थ्रोम्बिन रक्त में पहले उपस्थित फाइब्रिनोजेन से क्रिया करके इसे फाइब्रिन में बदल देता है। फिर यह थ्रोम्बिन क्या करता है कि रक्त में जो पहले से उपस्थित रहता है फाइब्रिनोजेन, उससे क्रिया कर लेता है और फाइब्रिन में उसको बदल देता है। ठीक, फिर फाइब्रिन की रचना जाली के समान होता है। उसके बाद फाइब्रिन की रचना बन जाता है, फाइब्रिन बन जाता है वो, और फाइब्रिन की जो रचना होता है बनने के बाद वो कैसा होता है, जाली के जैसा होता है। ठीक है, जिसमें रक्त में जो रुधिराणु होता है, जो रक्त में रक्त कण होता है, मुख्य रूप से RBC में आकर वो क्या होता है, फंस जाता है, जिस कारण रक्त का बहाव क्या होता है, रुक जाता है। इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं, रक्त का स्कंदन या रक्त का जमना या रक्त का रुकना कहते हैं। तो ठीक है कि समझ गए कैसे रक्त का थक्का बनता है। चलिए इसको हम लोग एक शॉर्ट में संक्षिप्त में जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले है कि थ्रोम्बोसाइट ये वायु से संपर्क करेगा और थर्मोप्लास्टिन बदलेगा। ठीक है, फिर थर्मोप्लास्टिन कैल्शियम से अभिक्रिया करेगा और फिर प्रोथ्रोम्बिन बनाएगा और प्रोथ्रोम्बिन से फिर थ्रोम्बिन बना लेगा। ठीक, फिर थ्रोम्बिन जो है वो फाइब्रिनोजेन से अभिक्रिया करेगा और फिर फाइब्रिन बनाएगा, और फिर फाइब्रिन जो है वो रुधिराणु RBC से अभिक्रिया करेगा और रक्त का थक्का बना लेगा। तो ठीक है, तो आप ये बॉक्स को, चार्ट को आप ढंग से देख लें तो आपको समझ में अच्छा से आ जाएगा। उसके बाद देखिए कि रक्त के स्कंदन में अनिवार्य पदार्थ, रक्त के स्कंदन माने क्या था भाई, कि रक्त का रुकना जमना। तो उसमें जो कौन कौन से पदार्थ जरूरी है उसको थक्का जमाने के लिए, तो देखिए सबसे पहला कि विटामिन के बहुत जरूरी है रक्त का स्कंदन में। ठीक है, उसके बाद रुधिराणु में इसके थ्रोम्बोसाइट बहुत जरूरी है। फिर धातु या तत्व में कैल्शियम बहुत जरूरी है उसको स्कंदन करने में। प्रोटीन में क्या चाहिए, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन चाहिए, तो जाकर के रक्त का स्कंदन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए एक होता है कि हेमरेज मतलब क्या होता है कि नसों का फटना। हेमरेज मतलब होता है नसों का फटना। हेमरेज के कारण विटामिन के है। अगर किसी का नस फटता है या हेमरेज का बीमारी अगर होता है तो उसका कारण क्या है, उसका कारण विटामिन के। शरीर के अंदर यदि रक्त जम जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। ठीक, फिर है कि रक्त के अंदर हिपेरिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। जो रक्त होता है, जो ब्लड होता है, उसके अंदर एक प्रोटीन पाया जाता है, उसका नाम है हिपेरिन। ठीक, जो शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, जिसका काम क्या है कि शरीर के अंदर जो ब्लड होता है, जो रक्त होता है, उसको जमने से रोकने का काम कौन करता है, तो हिपेरिन नामक प्रोटीन करता है, जो रक्त के अंदर पाया जाता है। अतः हिपेरिन को एंटीक्लोटिंग या एंटीकोगुलेंट कहते हैं। क्या बोलते हैं, अतः हेपेरिन को क्या बोलते हैं, एंटीक्लोटिंग या एंटीकोगुलेंट कहते हैं। हेपेरिन जो है वायु के संपर्क में आते ही क्या होता है, निष्क्रिय हो जाता है। जैसे ही हेपेरिन वायु के संपर्क में आता है वो निष्क्रिय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ताकि खून का थक्का क्या हो, ना बन सके। ठीक है, उसके बाद देखिए कि हीमोफीलिया क्या है। हीमोफीलिया एक अनुवांशिक रोग है। अनुवांशिक मतलब क्या था कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो होने वाला रोग होता है वो अनुवांशिक रोग कहलाता है। तो हीमोफीलिया भी एक अनुवांशिक रोग है। इस रोग में क्या होता है, इस रोग में खून का थक्का नहीं बनता। अगर किसी व्यक्ति का अगर कोई अंग कट जाता हो तो वहां पर खून का थक्का कभी नहीं बनेगा वो, तो वही होता है हीमोफीलिया रोग, जो ये अनुवांशिक रोग। फिर है कि अतः कटने पर रक्त का बहाव नहीं रुकेगा। यही बीमारी क्या है, वही है कि हीमोफीलिया जो है कटने के बाद रक्त का बहाव है वो नहीं रुकेगा, वही हीमोफीलिया बीमारी होता है। यह बीमारी जो है इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से प्रारंभ हुआ था। यह बीमारी जो है कि इंग्लैंड की महारानी था एलिजाबेथ, उसी से क्या हुआ था, ये प्रारंभ हुआ था। ठीक, तो बस आज की वीडियो में हम लोग ब्लड, रक्त के बारे में बहुत से महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जाने, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है। अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।